नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। हम भागदौड़ भरे ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां एक मिनट कीमती है, लिहाजा समय की पाबंदी बहुत ज़रूरी हो जाती है। ऐसे में अगर कुछ ऐसी घटनाएं आए दिन होने लगें जहां समय भी खराब हो और संसाधन भी, तो चिंता की बात है। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे में आए दिन विमानों में बम रखे होने की धमकी मिल रही है। तो ट्रेनों पर, पटरियों पर कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जिनकी वजह से कोई ट्रेन हादसा हो सकता है, ट्रेन डिरेल करने की साजिश नजर आती है। ये सभी घटनाएं पूरी व्यवस्था के लिए चुनौती बन रही हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दौड़ती ट्रेन और उड़ते विमान से हैं कौन परेशान। आज हम इस खबर पर विस्तार से बात करने वाले हैं। हमारी पहली खबर इसी से जुड़ी हुई है। पिछले 48 घंटों में विमानों में बम रखे होने की 14 खबरें सामने आई हैं, जिनकी वजह से इन विमानों का रास्ता बदलना पड़ा, इनकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी और सभी जगह बम होने की बात अफवाह निकली है। उधर आए दिन यात्री गाड़ियों के आगे पटरियों पर कुछ ऐसी चीज़ें रखी मिल रही हैं जिनसे ट्रेन पटरी से उतर सकती थी या कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसी घटनाएं कितनी चिंता की बात बन गई हैं और इनसे क्या क्या नुकसान हो सकता है और कैसे इनसे एजेंसियां निपट सकती हैं, इस बड़ी खबर पर आज हम एक तफसील से बात करने वाले हैं। हमारी दूसरी खबर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच चल रहे तनाव से जुड़ी हुई है। दुनिया में इस वक्त दो बड़े युद्ध चल रहे हैं। इजराइल का युद्ध चल रहा है हमास से, लेबनान में हिजबुल्लाह से, और रूस यूक्रेन की युद्ध चल रहा है। ऐसे में क्या दुनिया तीसरे युद्ध की ओर बढ़ रही है? उत्तर कोरिया बनाम दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को जोड़ने वाले अपने तमाम रास्तों को बम से उड़ा दिया है या उन्हें काट दिया है। उत्तर कोरिया ने ऐसा क्यों किया? वहां का तानाशाह किम जोंग क्या चाहता है? इस पर भी आज हम खास नजर डालेंगे कि आखिरकार कोरिया में इस वक्त क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले आज बात करेंगे हमारी लीड स्टोरी की, और बड़ी स्टोरी है लगातार विमानों में बम रखे होने की जो खबर आ रही है उस अफवाह से जुड़ी हुई। आज ही अगर बात करूं मैं तो 7 विमानों में बम रखे होने की खबर से हड़कंप मचा रहा। इनमें इंडिगो एयरलाइंस की 4 उड़ानें शामिल रहीं। इंडिगो की रियाद से मुंबई आ रही उड़ान को उतारने के लिए मस्कट की ओर भेजा गया। इसके अलावा इंडिगो की मुंबई से सिंगापुर, चेन्नई से लखनऊ और मुंबई से दिल्ली की उड़ानों में भी बम रखे होने की खबर मिली है। आज ही स्पाइस जेट के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर 2 विमानों को उड़ाने की धमकी मिली जो दरभंगा से मुंबई और लेह से दिल्ली जा रही थी। आज ही अकाशा एयर की दिल्ली से बेंगलुरु जा रही उड़ान को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इनमें से अधिकतर विमानों को उड़ने से पहले ही रोक लिया गया और यात्रियों और सामान को उतारकर सघन जांच की गई, जिसके बाद बम की बात अफवाह निकली। पिछले कुछ दिनों में बम रखने से जुड़ी ऐसी कई खबरें लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर छाई रही हैं। आप हमारे चैनल पर लगातार तमाम अपडेट्स देखते भी रहें। आकाशा उड़ान QP 1335 ने आपातकालीन यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग की है। एयर इंडिया फ्लाइट AI 119 में बम की खबर मिली। दमाम में से लखनऊ जाने वाले इंडिगो के विमान को जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। फिर ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी और स्पाइस जेट की फ्लाइट थी, आकाशा की फ्लाइट थी। ये 4 अलग अलग फ्लाइट थी जिसको बम से उड़ाने की जो है धमकी दी गई थी। इससे पहले एयर इंडिया समेत तमाम एयरलाइंस के अलग अलग विमानों में बम रखे होने की 10 अफवाहें कल तक सामने आई थी, जिसकी वजह से कई उड़ानों का समय बदलना पड़ा, कुछ उड़ानों को रद्द करना पड़ा। सभी धमकियां अफवाह निकली। अकेले दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर बम रखे होने से जुड़ी 7 धमकियां मिली हैं। सोमवार को मुंबई से उड़ी 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का रास्ता भी बदलना पड़ा या उनमें देरी हुई जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बम रखे होने की धमकी दी गई। पुलिस ने आज इस सिलसिले में एक नवयुवक को हिरासत में भी लिया है। मंगलवार को एयर इंडिया की 2 उड़ानों समेत 7 उड़ानों को लेकर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर धमकी आई थी। यह हैंडल सस्पेंड कर दिया गया है।
पता चला है कि धमकी देने वाले ने इस पोस्ट में एयरलाइंस और स्थानीय पुलिस को टैग किया था और फ्लाइट का नंबर भी लिखा था। इस बीच मुंबई पुलिस ने बम की अफवाह फैलाने के आरोप में एक नाबालिग को हिरासत में लिया है। 14 अक्टूबर को इस नाबालिग युवक ने 4 उड़ानों में बम होने की अफवाह फैलाई थी। इनमें से 3 तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें थी। इनमें से 2 की उड़ान में देरी हुई और 1 को रद्द करना पड़ा। और ये सब काम एक बार फिर रिपीट करूं, एक नाबालिग नवयुवक कर रहा था। इसके लिए इस नाबालिग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किसी और के नाम से एक हैंडल बनाया था। अभी तक की जांच के मुताबिक ये नाबालिग उस व्यक्ति को फंसाना चाहता था जिसके नाम से उसने सोशल मीडिया पर हैंडल बनाया, क्योंकि दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। लेकिन वो खुद धरा गया। उसने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से ये मैसेज पोस्ट किए थे। इस नाबालिग से जुड़े एक अन्य व्यक्ति से भी अब पुलिस पूछताछ कर रही है। विमान में बम रखे होने की खबर आते ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS और गृह मंत्रालय हरकत में आ जाते हैं। तमाम सुरक्षा एजेंसियों, एम्बुलेंस, डॉक्टरों की टीमों को स्टैंड बाय पर एयरपोर्ट पर तैनात कर दिया जाता है। ऐसा कभी कभी हो तो समझ में आता है, लेकिन लगातार ऐसा क्यों हो रहा है? एक दिन में 10-10, 7-7 धमकियां मिल रही हैं। यह सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। एक युवक तो पकड़ा गया जिसने 4 हॉक्स कॉल दी थी, पर अभी कम से कम 1 दर्जन हॉक्स कॉल के बारे में खुलासा नहीं हुआ है कि वो कौन दे रहे थे और क्यों दी गई थी। इस सिलसिले में उड़ानों की सुरक्षा से जुड़ी सभी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां और BCAS के अधिकारियों की बैठक हुई। गृह मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय एयरलाइंस को मिल रही सभी धमकियों पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इसके लिए सभी एयरलाइंस से अब इनपुट मांगे गए हैं। इसके आधार पर कई कदम उठाने पर विचार चल रहा है, जैसे अफवाह फैलाने वाले को अनरूली पैसेंजर लिस्ट यानी उद्दंड यात्रियों की सूची में रखा जाए। एयरलाइंस का सुझाव है कि ऐसे व्यक्तियों या यात्रियों के विमान में उड़ान भरने पर 5 साल तक की रोक लगा दी जाए। ये भी सुझाव है कि ऐसे लोगों से एयरलाइंस को होने वाले नुकसान की रिकवरी भी की जाए। ये भी सुझाव दिया गया है कि धमकी की अफवाह देने वालों की लिस्ट सभी हवाई अड्डों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा कर दी जाए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय अगले 2 दिनों में इस सिलसिले में एक विस्तृत रिपोर्ट साझा कर सकता है। इस बीच दिल्ली पुलिस बम रखे होने की धमकियों के मामले में 7 केस दर्ज कर चुकी है। सुरक्षा को सख्त करते हुए दिल्ली एयरपोर्ट और उसके बाहर दिल्ली पुलिस ने चेकिंग भी तेज कर दी है। त्योहारों का मौसम चल रहा है, विमान यात्रा करने वालों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। ऐसे व्यस्त सीजन में एक भी विमान अगर किसी कारण से देरी होती है या उसमें देरी की जाती है तो उसका असर उसके साथ आने वाले कई विमानों की उड़ान पर पड़ता है, जिसको अंग्रेजी में कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। विमानों में बम रखे होने की अफवाहें कोई नई बात नहीं है, लेकिन बीते 2 दिन में अचानक ऐसी अफवाहों में बहुत तेजी देखी गई है। इनकी एक वजह तो मुंबई में एक नाबालिग के गिरफ्तार होने से पता चल गई, लेकिन बाकी अफवाहों के पीछे कौन हो सकता है? क्या ये भी किसी की शरारत थी या कोई सुरक्षा व्यवस्था से जानबूझकर खिलवाड़ कर रहा है? दरअसल विमानों की सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि अगर कोई विमान हवा में हो और उसमें कोई हादसा हो जाए तो उससे निपटना सबसे मुश्किल काम होता है। विमान में चढ़ने से पहले ही काफ़ी गहन सुरक्षा जांच होती है, यात्रियों की भी और उनके सामान की भी। सबको एक्सरे से गुजारा जाता है। फिर भी अगर बीच उड़ान में कोई धमकी मिले तो उसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत वापस उतारने की तैयारी की जाती है। इस दौरान अक्सर विमानों को काफ़ी देर तक हवा में रखा जाता है ताकि उनका अधिकतर ईंधन खत्म हो जाए। विमान को किस हवाई अड्डे पर उतारा जाए ये भी तय किया जाता है, जो कि एक जटिल काम होता है। हर हवाई अड्डे पर एक बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी होती है जो किसी भी धमकी का गंभीरता का अंदाज़ा लगाती है और फिर उसी हिसाब से कार्रवाई करती है। धमकियों के बाद ज़रूरत पड़ी तो बम निरोधक दस्ते, खोजी कुत्तों, एम्बुलेंस, पुलिस और डॉक्टरों का भी इंतजाम किया जाता है। यात्रियों को केबिन बैगेज के साथ विमान से उतारा जाता है। इसके अलावा चेक इन बैगेज और कार्गो को उतारकर सबकी नए सिरे से जांच की जाती है। विमान को उड़ान के लिए हरी झंडी देने से पहले इंजीनियरिंग और सुरक्षा टीम पूरे विमान की फिर से ठीक से जांच करती है। लेकिन इससे होने वाली देरी से एयरलाइंस, सुरक्षा एजेंसियों और यात्रियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। समय के साथ साथ पैसे का भी नुकसान होता है। लोगों के तय कामों में देरी हो जाती है।
कई काम उनको रद्द करने पड़ते हैं और अक्सर आदमी विमान की यात्रा इसीलिए करता है कि वो जल्दी से अपने गंतव्य पर पहुंचे और अपने काम को निपटा सके। कईयों को अस्पताल जाना होता है, कईयों को मीटिंग्स होती हैं, कईयों की कॉन्फ्रेंस होती है, कोई किसी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट पे जा रहा होता है, सब काम रद्द होते हैं और ऐसे में यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। अगर उड़ान दूसरे देशों की जा रही हो तो उन देशों की एजेंसियों को भी इस छानबीन के काम में शामिल किया जाता है। जैसे हाल ही में बम की धमकियों के बाद सिंगापुर और कनाडा की एजेंसियों को इसमें शामिल करना पड़ा था। मंगलवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान में बम रखे होने की धमकी के बाद सिंगापुर एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमानों को यात्री विमान को एस्कॉर्ट कर आबादी वाले इलाकों से दूर ले जाना पड़ा। सिंगापुर के रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत में मदुरई से सिंगापुर जा रहे इस विमान को सुरक्षित चांगी एयरपोर्ट पर उतारा गया। विमान को सबसे पहले एयरपोर्ट पुलिस को सौंपा गया। जांच के बाद उसे सामान्य टर्मिनल पर लाया गया। इससे कुछ घंटे पहले एयर इंडिया की दिल्ली से शिकागो जा रही उड़ान को बम रखे होने की धमकी के बाद कनाडा के इकालुवेट एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा था। साफ है कि इस तरह का एक भी मामला एक साथ कई तरीके से विपरीत प्रभाव डालता है, जिसका आर्थिक असर तो पड़ता ही है, समय सबसे ज्यादा खराब होता है। सबसे पहले तो यात्रियों को असुविधा होती है, उनका पैसा, उनका समय सब बेकार होता है। किसी भी उड़ान में देरी या रद्द होना एयरलाइंस के लिए भी बहुत महंगा सौदा है। अतिरिक्त चालक दल का इंतजाम कई बार करना पड़ता है। यात्रियों के लिए होटल में रुकने का इंतजाम एयरलाइंस को करना पड़ता है। वैकल्पिक उड़ान उपलब्ध करानी पड़ती है और कई बार तो पैसा भी वापस करने की नौबत आती है। विमान का ईंधन खर्च होने के कारण वो खर्चा अलग है। अक्सर लैंडिंग से पहले पूरा फ्यूल खर्च करना पड़ता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर कोई हादसा हो तो विमान में आग लगने या धमाके की आशंका कम से कम रहे। कई सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को तैयार करने का खर्च अलग है। आपात इंतजाम के तौर पर एम्बुलेंस और डॉक्टरों और मेडिकल की अन्य टीमें तैयार रखनी पड़ती हैं। यही नहीं, तुरंत हवाई अड्डों में लैंडिंग के नए स्लॉट सुरक्षित करने पड़ते हैं, जिसके कारण पीछे से आ रहे विमानों की उड़ानों में देरी संभव हो जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक विमान का रास्ता बदलने की लागत किसी विमान कंपनी को 20 से 25 लाख रुपए तक की उसकी कॉस्ट को, उसकी लागत को वो बढ़ा देती है। इसी तरीके से जैसा कुछ विमान के साथ हो रहा है, बीते कुछ हफ्तों में हमने देखा भारतीय ट्रेनों के साथ भी ऐसी साजिशें चल रही हैं। अब ये शरारत है या साजिशें सिर्फ ये विमानों के साथ नहीं हो रही। पिछले कुछ अरसे में देश के कई राज्यों में अलग अलग जगहों पर ऐसी कई घटनाएं सामने आई, जिनमें कई जगह रेल पटरियों पर कोई ना कोई बाधा खड़ी कर दी गई। कई जगह ट्रेन इन कारणों से पटरी से उतरने से बाल बाल बची। कई जगह ट्रेनों में बम रखे होने की झूठी खबरें भी सामने आई थी। जून से ऐसी 25 घटनाएं अब तक हो चुकी हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 सितंबर को प्रयागराज से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस का इंजन रेल पटरी पर रखे एक रसोई गैस सिलेंडर से टकरा गया। इस कानपुर कासगंज ट्रैक के पास एक पेट्रोल बम भी मिला, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया। माना जा रहा है कि इसके पीछे ट्रेन को पटरी से उतारकर हादसे को अंजाम देने की साजिश थी। उधर उसके अगले ही दिन राजस्थान के अजमेर में एक बड़ा रेल हादसा टला, जब एक मालगाड़ी रेल पटरी पर रखे 2 सीमेंट के ब्लॉक से टकरा गई और 70-70 किलो के सीमेंट के ब्लॉक मालगाड़ी को पटरी से उतारने की नीयत से रखे गए थे। इस मामले में भी केस दर्ज किया गया है। इसी तरह 18 सितंबर को उत्तर प्रदेश के रामपुर में दून एक्सप्रेस के रास्ते पर रेल पटरी पर लोहे का 7 फुट का एक पोल रखा मिला। ट्रेन के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाए और हादसा टाल दिया। 4 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भी एक बड़ा रेल हादसा टला, जब कानपुर से मानिकपुर जा रही ट्रेन के आगे पटरियों पर लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े रखे हुए थे। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को पहले ही रोक लिया। 13 अक्टूबर को उत्तराखंड के रुड़की में ट्रेन को पटरी से उतारने की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ। ट्रेन के गुजरने से पहले ही पटरी पर रखे एक सिलेंडर को एक मालगाड़ी के ड्राइवर ने देखा और तुरंत रेल अधिकारियों को अलर्ट कर दिया। 14 अक्टूबर को मुंबई हावड़ा मेल को जलगांव के करीब रोकना पड़ा, क्योंकि ट्रेन में बम रखे होने की अफवाह मिली। जांच के बाद ट्रेन को फिर आगे रवाना किया गया।
ऐसी और भी कई घटनाएं पिछले दिनों सामने आई हैं। ये तमाम वाकये बता रहे हैं कि विमानों की तरह रेलगाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाने की साजिशें चल रही हैं। इनसे यदि एक ट्रेन में भी देरी होती है या उसे रद्द किया जाता है तो उसका असर बहुत दूर तक देखा जाता है। ट्रेन रोककर उसकी तलाशी ली जाती है या फिर रास्ते में बाधा के कारण काफ़ी देर तक ट्रेन वहीं रुकी रह जाती है तो पीछे उसी रूट की कई और ट्रेनें लेट हो जाती हैं। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ता है या फिर उनका रास्ता बदलना पड़ता है। रेलवे का पूरा टाइम टेबल इससे प्रभावित होता है। ऊपर से हजारों यात्रियों को होने वाली असुविधा अलग है। यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में देरी हो जाती है जिसका उनको कई तरीके से नुकसान हो सकता है। कई लोग किसी नौकरी पर जा रहे होते हैं, कई छात्र इम्तिहान देने के लिए जा रहे होते हैं, कोई किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा रहा होता है लेकिन समय पर वो नहीं पहुंच पाते। इसका आर्थिक नुकसान होता है रेलवे को भी और यात्रियों को भी। रेलवे और एयरलाइंस में इस तरह की घटनाओं से कैसे निपटा जाए, इस पर सिलसिलेवार तरीके से आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ यशवर्धन आज़ाद साहब जुड़ रहे हैं, सुरक्षा मामलों के जानकार हैं, आईपीएस अधिकारी रहे हैं। आज़ाद साहब, पहला सवाल मेरा आपसे, बीते 2-3 दिनों की बात करूं और पहले अगर विमान की तरफ आपके ले जाऊं, करीब दर्जन भर से ज़्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये बहुत ही अप्रत्याशित है, ऐसा रोज़ रोज़ होता नहीं है। कौन लोग हो सकते हैं ये जो इस तरह का डर फैलाना चाहते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, 3 तरह की संभावनाएं हैं इसमें। पहला तो ये जो कुछ व्यक्ति शरारती तत्व हैं जो पहले से ये करते आ रहे हैं और वो पकड़ा भी जाते हैं। दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत ही सेल्फिश हैं, जो दूसरों का नहीं ख्याल करते और चूंकि वो खुद उनको देरी हो रही है वो इस तरह की बम फैलाने की बात कर लेते हैं ताकि प्लेन डिलेड हो और उन्हें मौका मिल जाए जाने का। लेकिन तीसरे केसेस, इन सब की एक लिस्ट बना के ऐसे केसेस को हटाकर फिर देखना चाहिए कि क्या ये एक सुनियोजित प्लान के तहत तो नहीं किया जा रहा है। ये संभव हो सकता है क्योंकि इतनी अप्रत्याशित जो जो संख्या है उसको बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है। क्या हमारे पड़ोसी देश की तरफ से तो ऐसे मैसेजेस नहीं आ रहे हैं देर कराने के लिए फ्लाइट्स को, और इतनी असुविधा जो हो रही है पैसेंजर्स को, क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ इसमें से 3 या 4 इंटरनेशनल फ्लाइट्स रहे हैं और उन इंटर फ्लाइट्स में गजब की असुविधा लोगों को हुई है। तो ये किस तरह से आ रहे हैं, वीओआईपी प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं या मेल सर्वर से आ रहे हैं, क्या इनके सोर्स है, इसको गंभीरता से इसकी विवेचना आवश्यक है। जैसे कि आपने कहा ना आज़ाद साहब, कुछ उड़ानें तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें थी और सभी इन जितनों को धमकियां मिली सबकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, विमान खाली कराना पड़ा, दोबारा सामान की चेकिंग हुई, पैसेंजर्स की चेकिंग हुई, कोई बम नहीं मिला। ऐसा करके धमकी देने वाले को क्या हासिल हुआ? देखिए, हासिल तो बहुत कुछ हुआ। अगर आपके कोई दुश्मन देश हैं तो उनके लिए आप देश में इतनी अव्यवस्था फैलाना, पैसेंजर्स देखिए कितने मैन आवर्स इसमें इसमें गए। अब हमारे राष्ट्र की कितनी जो महत्वपूर्ण इतने घंटे थे वो वेस्ट हुए। किसी का हॉस्पिटल जाना है, किसी को इंटरव्यू में जाना है, किसी के बिजनेस का प्लान है, कोई कोई विदेश जा रहे हैं अपने बच्चों के ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए। हमारे कितने दोस्त हैं इसमें से अफेक्टेड हुए हैं, कम से कम 4-5, जिन्हें गजब की असुविधा। और ये जो असुविधा है पूरे देश में एक तरह की अव्यवस्था तो फैलाती है। आप देखिए इतने फ्लाइट्स हैं जिसमें उन्हें होटल बदलना पड़े, जगह लेनी पड़े, वापस लाना पड़े। उसी फ्लाइट्स में जो है लोग फिर उनको दूसरों को टिकट के लिए मार पड़ती है। तो ये गंभीर अव्यवस्था ऐसे होती है और मैं समझता हूँ ऐसे केसेस को ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि ये ज़रूर एक बतौर सुनियोजित योजना है बदमाशी कराने की, चाहे वो पड़ोसी देश से हो रही है चाहे अंदर कहीं से हो रही है, इसका पता लगाना मुश्किल है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे रेलवे के केसेस में ऐसा मुझे लग रहा है कुछ दिन पहले जैश ए मोहम्मद के नाम से कुछ ऐसे थ्रेट दिए गए थे, क्योंकि रेल ट्रैक्स पर भी ऐसे थ्रेट आए हैं 18 ऐसे और 28 जो हैं पिछले साल से। इसलिए इन केसेस में बहुत गंभीर से गंभीर ये सुनियोजित तरीके से इन्हें देखने की आवश्यकता है। ये पूछना चाहता हूँ, आप बताइए इस बात को कि आखिरकार
सिक्योरिटी ड्रिल, जब ऐसे धमकी मिले, कोई फ़ोन करे या ट्वीट करे या फेसबुक पे पोस्ट करे, तो अमूमन ऐसे केसेस में सिक्योरिटी ड्रिल क्या होती है? देखिए, ये सब जो जैसे कि थ्रेट जैसे हवाई जहाज पे आता है, तो इसका एक सेट ड्रिल है, एक एसओपी है, जैसा आपने बताया कि किस ग्रेड ऑफ थ्रेट है, कहाँ से बताया गया, और एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो फिर आदेश देती है, सिक्योरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसा कि मुझे याद आ रहा है। और वो फिर आदेश देते हैं कि आप फ्लाइट वापस लौटाइए। कैप्टन इस पे पूरा निर्णय लेते हैं। और फिर वो पूरी ड्रिल जो है कि आप सामान को हटाइए, चेकिंग कीजिए, पैसेंजर्स को फिर से रीस्क्रीन कीजिए, क्योंकि थ्रेट के जितने सोर्सेज हैं, पैसेंजर से आए, हैंड बैगेज से आए, नीचे जो आपके चेक्ड इन बैगेज हैं उससे आए, एयरक्राफ्ट की चेकिंग है, ये तो मैंडेटरी होगी। और ख़ासकर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में आप समझ सकते हैं, जिसमें इतने ज़्यादा पैसेंजर्स हैं, इतने बैगेजेस हैं और इतनी चीज़ें हैं अंदर, उसे देखने में काफ़ी समय ये लगता है। तो ये ड्रिल एक सेट ड्रिल है जो कि किया जाता है, और इसीलिए इससे काफ़ी नुकसान पहुंचता है, हर तरीके से नुकसान पहुंचता है। एयरलाइंस को बहुत नुकसान तो पहुंचता ही है, पैसेंजर्स को भी पहुंचता है, पूरे देश को पहुंचता है, क्योंकि इससे एक तरह की जो अव्यवस्था फैलती है, उसके उसके रिपल इफेक्ट पड़ते हैं टाइम्स में, इसमें हर जी। तरीके से। आज़ाद साहब, आप तो आईपीएस रह चुके हैं, सूचना एकत्रित करना आपका काम रहा है। आपसे पूछना चाहता हूं, एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, पुलिस हो गई, बाकी एजेंसीज हो गई, ऐसे लोगों को कैसे पहचाने, वो कैसे पहचाने और फिर कैसे पकड़ें? देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि ऑलरेडी जैसे कि फ़ोन से या किसी सर्वर से अगर मैसेजेस आ रहे हैं, तो हमारे पास इक्विपमेंट है, हम पता लगाते हैं कि भाई फ़ोन कहाँ से आया है, ट्रेस करते हैं, ओरिजिनेटर मैसेज को ट्रेस करते हैं जहाँ से ये आता है, और उसको देख के फिर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि वीओआईपी प्लेटफॉर्म से अगर आया, तो वो थोड़ा अनडिस्क्लोज्ड है, पता नहीं लगता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पता लग जाता है कहाँ से। देखिए पब्लिक टेलीफोन बूथ से मान लीजिए किया गया, तो ऐसे में मुश्किलात तो होती है। नहीं तो हर जगह आप देखेंगे कि जैसे जो भी फ़ोन आते हैं, नंबर तो वह उसमें क्लियरली ट्रेस हो जाते हैं, और उस नंबर से हमें पता लग जाता है और क्या है। तो कई तरह से आते हैं, टेलीफोन से आएंगे, मोबाइल से आएंगे, व्हाट्स मैसेजेस से आएंगे, मेल से आएंगे। तो इन सब को ट्रेस करने के जो तरीके हैं, उसके आधार पे ये इन्वेस्टिगेशन होता है। जी। एक चीज़ और आखिर में आपसे पूछना चाहता हूं आज़ाद साहब, अभी आप रेलगाड़ी का जिक्र भी कर रहे थे, विमानों के साथ अफवाहें, रेलगाड़ी को डिरेल करने की कोशिशें, कई साजिशें हाल के दिनों में, कई सारे इंसिडेंट सामने आ गए हैं। क्या खुफिया एजेंसी का सूचना तंत्र ठीक काम कर रहा है? कैसे देखना चाहिए इसे? देखिए, खुफिया तंत्र को इसमें मैं नहीं ये करूँगा, उनके ऊपर दोष नहीं डालूँगा, बिकॉज़ ये एक तो कोई स्कूल का लड़का भी कर सकता है। मान लीजिए आजकल जो सुविधाएँ हैं टेलीकॉम में, जो टेक्नोलॉजी या जो संचार व्यवस्था हमारी है, देखिए केरला से कोई स्कूल का लड़का भी फ़ोन कर सकता है दिल्ली में, मोबाइल से। आजकल तो कम्युनिकेशन इतना फ़ास्ट है, बदमाशी करना चाहें कोई कश्मीर से फ़ोन कर सकता है कहीं पर। तो इन कॉल्स को, इतने लाख कॉल्स जो चल रहे हैं, उनको ये करना तो बहुत मुश्किल है, निगरानी में रखना। और देखिए ये लिहाज़ा किसी भी तरह से आ सकते हैं, ये मैसेजेस से आ सकते हैं, ये पब्लिक बूथ से आ सकते हैं, ये मेल से आ सके, इतने सर्वर्स हैं, इतने कंप्यूटर्स हैं। तो इसलिए हाँ, ये ज़रूरी है कि जब कॉल आ जाए और जब ऐसी सूचना मिले, तो उसको जल्दी से जल्दी ट्रेस करना और उन व्यक्तियों को पकड़ना। क्योंकि एक बार सूचना मिलने के बाद ड्रिल तो शुरू हो ही जाता है, तो नुकसान तो हो ही गया। इसलिए ये आवश्यक है कि ऐसी घटना में बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ये पता लगे लोगों को कि भाई ये जी। आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। जी। आज़ाद साहब, वक्त निकालने के लिए, एनडीटीवी इंडिया के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इसी मुद्दे पर आइए और बात करते हैं। दो और ख़ास मेहमान मेरे साथ हैं। पूर्व डीजीपी रह चुके सीआईएसएफ के ओपी सिंह साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं,
और विपुल सक्सेना जो कि विमानन विशेषज्ञ हैं वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विपुल जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, जिस बात का जिक्र अभी यशवर्धन आज़ाद साहब कर रहे थे, मुंबई वाले केस में शुरुआत में जो परसों खबर आई थी 4 घटनाओं की, एक नाबालिग को पकड़ा गया है, वो किसी और के फंसाने के लिए गलत ट्विटर हैंडल बना के ट्वीट कर 4 एयरलाइंस को, 4 विमानों को डिरेल करने की, उनको लेट करने की कोशिश कर चुका था। अब ऐसे में क्या होता है, कितनी ज़्यादा मुश्किलें आती हैं एयरलाइंस को और पैसेंजर्स को, और इसका भरपाई कहाँ से होती है इस खर्चे की? विपुल जी, मेरा सवाल आपसे था, विपुल सक्सेना जी, आप मुझे सुन पाए? विपुल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, विपुल जी को शायद आवाज़ नहीं जा रही है। मैं ओपी सिंह साहब के पास चलता हूं। सिंह साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? पहले तो कंफर्म कर दीजिए, फिर मैं सवाल पूछता हूं। जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। अरे वाह, शुक्रिया। अब पहला सवाल यही है, ऐसे केसेस में कैसे ट्रेस आउट करते हैं, कैसे पकड़ना चाहिए? मैं स्पेसिफिकली रेलवे की बात आपसे करना चाहूँगा। रेलवे में हमने अभी देखा, सिलेंडर रख दिया, ब्लॉक रख दिए, डिरेल करने की कोशिश की गई। क्या इतनी बड़ी रेल पटरियों की निगरानी की जा सकती है और कैसे? देखिए सुमित जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि पिछले कुछ महीनों से इस प्रकार की घटनाएँ न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि अन्य भागों में भी हो रही है। आपने खुद ही ज़िक्र किया कि कानपुर, हमीरपुर, रामपुर, इन सभी स्थानों पर गैस के सिलेंडर्स रखे गए, सीमेंट के ब्लॉक्स रखे गए और एक तरह से एक बहुत ही डेज़िग्नेटेड स्पेसिफाइड वे से इन सबों को रखा गया। 2 चीज़ें होती हैं। यदि हमें लोकल इंटेलिजेंस के द्वारा ये पता चले कि इस प्रकार की घटनाएँ एक कन्फाइन्ड क्षेत्र में हो रही है, तो हमें इंटेलिजेंस को स्टेप अप करना पड़ेगा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले कुछ महीनों से इस प्रकार की घटनाएँ हो रही हैं, लेकिन हम अभी तक बहुत ही कंक्लूसिवली उस इन्वेस्टिगेशन को लॉजिकल एंड तक नहीं ले जा पाए हैं। जी। और यही कारण है कि हम लोगों ने इसका पर्दाफाश नहीं किया है कि कौन-कौन से ऐसे तत्व थे, शरारती तत्व थे जिन्होंने इस प्रकार का कार्य किया और उनके करने का, उनके इस प्रकार के कार्य करने का मकसद क्या था? क्या वो सेंस ऑफ एडवेंचरिज़्म था या पर्सनल स्कोर्स सेटल करना चाह रहे थे या किसी प्रकार की इस प्रकार की साजिश थी? उस साजिश के अंतर्गत वो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक प्रहार करना चाह रहे थे। हम सभी जानते हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, ये आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है और इससे न केवल पैसे की बर्बादी होती है, इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ता है, बल्कि हमारी देश की इमेज भी खराब होती है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने लोकल इंटेलिजेंस को स्टेप अप करें, अपने पेट्रोलिंग व्यवस्था को और आगे बढ़ाएँ और जो इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, इन सभी मामलों में मुकदमे दर्ज हुए हैं। उन मुकदमों का हम एक क्वालिटेटिव बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अगर हम इन्वेस्टिगेशन करें, तो हमें ये पता चलेगा कि कौन-कौन से तत्व इसमें शामिल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हम मैं उन तत्व यूपी की बात करूं, सिंह साहब, सॉरी बीच में इंटरवीन कर रहा हूं, तो इतने सारे इंसिडेंट हुए बीते 2 महीने में और मैक्सिमम इंसिडेंट उत्तर प्रदेश की खबरें आई हैं। अब अरेस्ट, एफआईआर हुई है, अरेस्ट नहीं हुए। किंग पिन कौन है समझ में नहीं आ रहा है। क्या कोई विदेशी एजेंसी है जो ये सब करा रही है, जो भारत में पूरे के पूरे एस्टेब्लिशमेंट को हिलाना चाहती है, या कि छोटे मोटे लोकल लड़के हैं जो ट्रेन को रोक कर ट्रेन को लूटपाट करना चाहते हैं? ये भी क्लैरिटी नहीं है अभी। देखिए सुमित जी, हर एक थाने में क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड रहता है और हर एक थाने में हमारी पेट्रोलिंग व्यवस्था और इंटेलिजेंस यूनिट्स रहती हैं। ये थाने का दायित्व है और जीआरपी का दायित्व है कि वो किस प्रकार करे। एक हम प्रिवेंटिव पुलिसिंग करते हैं और एक हम इन्वेस्टिगेटिव पुलिसिंग करते हैं। प्रिवेंटिव पुलिसिंग में हम पेट्रोलिंग की व्यवस्था करते हैं जिसमें इस प्रकार की घटनाएं ना हो। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि ये घटनाएं होती हैं, मैं जहाँ मानता हूँ कि क्राइम कभी भी शून्य पे नहीं लाया जा सकता है। लेकिन यदि हम प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें, हम अपने लोगों को हर एक कनेक्टिंग डॉट्स को जोड़ें और ये पता लगाएँ, आफ्टर ऑल 3-4 महीनों से इस प्रकार की घटनाएँ हो रही हैं और वो एक्चुअल में हो रही हैं कि गैस के सिलेंडर्स वहाँ रखे जा रहे हैं रेलवे ट्रैक्स पे। ये भी सही है कि सीमेंट के ब्लॉक्स वहाँ रखे जा रहे हैं। आफ्टर ऑल इसका कारण क्या है?
इन कारणों का पता लगाना लोकल पुलिस और रेलवे पुलिस का दायित्व है और उन्हें ये करना पड़ेगा कि किस प्रकार हम क्वालिटेटिवली इस इन्वेस्टिगेशंस को लॉजिकल एंड तक ले जाएं। और जब तक हम उसको फाइंड आउट और जब तक हम उसको स्पॉट आउट नहीं करेंगे और कन्विक्शन की तरफ नहीं ले जाएंगे, मैं समझता हूं कि इसको हमें एक तरह से साजिश और टेररिस्ट एक्ट की तरफ ले जाना एक चाहिए। क्विक और रिस्पॉन्स उसी चाहूंगा दशा आपसे में सिंह साहब, क्या आपको लगता है कि लोकल पुलिस का ये फेलियर है? देखिए, किसी का फेल्योर है या नहीं है ये कहना बड़ा मुश्किल है। Until unless you go into the deeper sides, ओके, they must be doing it, they must be it's not a very easy thing। ये बहुत ही सरल तरीका नहीं है, इसमें टाइम लगता है, बहुत से कनेक्टिंग डॉट्स को जोड़ना पड़ता है। तो मैं इसे फेल्योर नहीं कहूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि लोकल पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस या फॉर दैट मैटर रेलवे पुलिस और रेलवे बोर्ड इन सब चीज़ों को बहुत गंभीरता से ले और इसमें टीम बनाकर और एक स्पेशल टीम बनाकर इसको देखें कि किस प्रकार हम इस विवेचनाओं को आगे तरफ ले जाएं, हम किस प्रकार उन तत्वों को पकड़ें और उनका कन्विक्शन कराएं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। विपुल सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं, विमानन एक्सपर्ट हैं। विपुल जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। विपुल जी, आप तो इतने दिनों से एविएशन एक्सपर्ट है, इतने सालों से इनफैक्ट, क्या आपने देखा है, सुना है कि 24 घंटे में 10 विमान, 36 घंटे में 17 विमान जिनको थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं, होक्स कॉल्स आ रहे हैं, ऐसा कभी पहले हुआ है? इजंट इट अनप्रेसिडेंटेड? नहीं, बिल्कुल आप सही बोला सुमित। इस तरह की घटनाएं पहले कभी नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कि ये एक ट्रेंड चालू हुआ है, जिसमें कि कुछ साजिशें, मैं समझता हूँ साजिशें हैं जो कि इंटरनल फोर्सेस हैं और डेफिनेटली इंटरनेशनल फोर्सेस भी जो चाहती हैं कि भारत की जो प्रगति है, भारत की जो ग्रोथ है, उसको कहीं न कहीं डीरेल किया जाए। हम सबको पता है जॉर्ज जॉर्ज सोरोस वगैरह ने ओपनली थ्रेट किया हुआ कि हम नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराएंगे। तो ये सब मुझे लगता है कहीं न कहीं उसी तरह की साजिशें हैं। पर लोग तो साजिश करेंगे, जो भी आगे बढ़ेगा, जो ऊपर जाता है उसको खींचने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं। हमें अपना जो सिस्टम है उसको और रोबस्ट करने की ज़रूरत है। हमें हमारे जो कानून हैं उनको और ज़्यादा कड़ा करने की ज़रूरत है। पिछले 25 साल में मैंने कितने केसेस देखे हैं जहाँ पे कि बॉम्ब थ्रेट आई है, पर आज तक किसी भी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से कि लोगों में डर नहीं है और लोग इसको खेल की तरह समझते हैं। कुछ लोग जो है कैजुअली बॉम्ब थ्रेट देते हैं, कुछ लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं विपुल जी आप। मैं दर्शकों से संबोधित करते बोलना चाहता हूं, अगर कोई विमान उड़ गया और उसके पीछे से कॉल आई कि उस विमान में बम है, ट्वीट आया, फेसबुक पोस्ट आया, तो उस विमान को सिक्योरिटी ड्रिल की तहत इमरजेंसी के तौर पर लैंड कराना ही पड़ेगा, उसकी चेकिंग करनी ही पड़ेगी। आप उसको खुला नहीं छोड़ सकते, वो चलता फिरता बम है, उड़ता हुआ बम है, वो बहुत बड़ा खतरनाक हो सकता है ऐसी सिचुएशन में। और वो बम जो धमकी है, जो कॉल है, वो अगर गलत निकलती है तो कितना नुकसान होता है विपुल, मैं ये जानना चाहता हूँ। एयरलाइंस का, पैसेंजर्स का कोई स्टडी है, कोई आंकड़ा है? देखिए, जहाँ तक सवाल है, इस तरह की बॉम्ब थ्रेट जब एक बार दी जाती है तो उसको आप लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि जहाज एयर में है और आपको उसको सीरियसली लेना पड़ता है, चाहे बाद में वो हॉक्स कॉल निकल जाए। तो उसके जो प्रोटोकॉल, जो प्रोसीजर्स हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर जहाज अभी भी रनवे पे है या एयरपोर्ट पे है, तो अबाउट 2 से 4 घंटा कम से कम ये जहाज जो है डिले जाता है। सारे पैसेंजर खाली करने पड़ते हैं, कार्गो खाली करना पड़ता है, पूरे जहाज की रेमेजिंग होती है, सारे सारे पैसेंजर की दोबारा सिक्योरिटी होती है, उसमें 4-5 घंटे लग जाते हैं। और वो 4-5 घंटे जो केवल इस जहाज के लिए नहीं है, वो 4-5 घंटे जो है बाकी की जो साइकिल्स हैं, उनके सारे कैस्केडिंग इफेक्ट होते हैं। कुछ पैसेंजर्स को कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़नी होगी, कुछ पैसेंजर्स को हॉस्पिटल जाना होगा, कुछ पैसेंजर्स को इंटरव्यू अटेंड करना होगा, कुछ पैसेंजर इंटरनेट फ्लाइट कनेक्ट करनी होगी, तो उसके बड़े कैस्केडिंग इफेक्ट हैं। तो ये तो होता है जबकि एयरक्राफ्ट केवल ग्राउंड पे है। अगर एयरक्राफ्ट एयर में है तो द फर्स्ट थिंग है कि नियरेस्ट जो एयरफील्ड है वहां पर एयरक्राफ्ट को लैंड किया जाता है। अब उसको उस सारे पैराफर्नीला को अरेंज करने में जितना खर्चा लगता है, टाइम लगता है, और फिर वहां जाके फिर दोबारा ये पूरा प्रोसेस चालू होता है, उससे और भी ज्यादा जो है नुकसान और डिस्कम्फर्ट लोगों को होता है। मैं समझता हूँ कि कोई भी एयरक्राफ्ट अगर डाइवर्ट भी होता है तो 1-1.5 घंटे का भी अगर डाइवर्शन है तो मैं समझता हूँ करीब 25-30 लाख रुपए का खर्चा तो मिनिमम आ ही जाता है किसी भी एयरलाइंस के ऊपर। अभी आपने बड़ी अच्छी बात की विपुल कि 32 सालों से आप देख रहे हैं मैंने कितने थ्रेट कॉल्स आए हैं और कभी किसी को सजा नहीं मिली। अभी इस आज के इंसिडेंट में एक मुंबई पुलिस ने छत्तीसगढ़ के एक नाबालिग बच्चे को गिरफ्तार किया राजनांदगांव से, जो 14 अक्टूबर को उसने 4 विमानों में थ्रेट कॉल्स दिए, फ़ोन करके कहा
ट्वीट करके कहा कि किसी और के नाम से हैंडल बना के कि इन विमानों में बम है, और वो विमानों को रोका गया, उनकी दोबारा से फ्रिस्किंग हुई, दोबारा से चेकिंग हुई। मेरा सवाल बहुत ही बेसिक सा है विपुल, हम जब भी हवाई यात्रा करते हैं यात्रियों की 2-3 बार फ्रिस्किंग होती है, लगेज की चेकिंग होती है, हैंड बैगेज की चेकिंग होती है, चेक इन बैगेज की चेकिंग होती है, विमान की भी चेकिंग होती है यात्रियों को बिठाने के पहले। फिर अगर बीच में विमान उड़ चुका है तो फिर अगर कॉल आ गया, अगर मैसेज आ गया कि बम है, तो फिर चेक करने की क्या ज़रूरत है? जब हम चेक करके बिठा चुके हैं तब भी चेक करना ज़रूरी हो जाता है? नहीं सुमित, क्या है कि आप केवल 2 एंगल से देख रहे हैं कि पैसेंजर की सारी चेक हो रही है, उसके लगेज चेक हो रहे हैं, पर उसके अलावा जो कार्गो लोडिंग होता है और जो फूड और बेवरेजेस का लोडिंग होता है, वो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, जो कि मैं समझता हूँ कि उतना ही सेंसिटिव और उतना ही इम्पोर्टेंट और सिक्योरिटी कंसर्न वाला एरिया है, जिसमें कि इतना ज़्यादा और इतना अच्छा सर्विलेंस मैंने समझता हूँ कि अभी अवेलेबल है, एक्सेप्ट कि जो कैमराज लगे हुए हैं उससे केवल देखा जाता है, और उसका कितना आई मीन क्लोजली मॉनिटर होता है वो अभी कुछ पता नहीं है। तो वो एरिया ऐसा है, और जब एक बार एयरक्राफ्ट जहाज उड़ गया उसके बाद वो एरिया ऐसा है जो कार्गो का जो कंपार्टमेंट में, उसमें आप इन फ्लाइट आप एंटर ही नहीं कर सकते हो। तो अगर कोई बोलता है कि जहाज में बम है, तो आपको पता नहीं कि बम कहाँ पे रखा हुआ है, तो इसलिए आपको लैंड करना पड़ेगा, डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप मुझे इजाजत, मैं 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कवर करना चाहता हूँ। जल्दी बोलिए। हाँ, एक तो ये कि आपको सर्विलेंस जो ग्राउंड क्रू, जो ग्राउंड हैंडलर्स हैं, वो उस एरिया में बहुत जबरदस्त सर्विलेंस करनी पड़ेगी। दूसरी चीज कार्गो की बहुत सर्विलेंस करनी पड़ेगी। तीसरी चीज एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप जब टिकट लेके जाते हैं तो आपका जो आईडी कार्ड है उसके ऊपर मैं गारंटी से बोलता हूँ 80% लोगों का चेहरे वो नहीं है जो आईडी कार्ड के ऊपर है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने मेरा आधार कार्ड बनवाया या पैन कार्ड बनवाया, मैंने आई एम क्लीन शेव, पर जब मैं जा रहा हूँ तो मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है, सब कुछ बड़ा हुआ है, तो इट इज वेरी वेरी मच पॉसिबल कि जो बंदा एंटर कर रहा है उसको जो सिक्योरिटी वाला है हो सकता है गलती कर जाए उसको चेक करना, बिकॉज आपका बायोमेट्रिक टेस्टिंग कहीं भी नहीं है अक्रॉस दिस सिक्योरिटी लेन। दूसरी चीज ये है कि आपने देखा होगा कि पहले अनरूली पैसेंजर्स के बहुत केसेस होते थे, पर जब से सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं तब से उनमें बहुत बड़ा कंट्रोल आया है, बहुत बहुत कंट्रोल आया है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि 2 चीजें समझने की जरूरत है। एक तो जुवेनाइल एक्ट जो है इसको हमें चेंज करने की जरूरत है। अगर कोई जुवेनाइल रेप कर सकता है, मर्डर कर सकता है, बॉम्ब थ्रेट दे सकता है, बदला ले सकता है, जैसा आपने बताया कि एक जुवेनाइल ने किसी से बदला लेने के लिए बॉम्ब थ्रेट किया, तो अगर किसी बच्चे में इतनी अकल है, दैट मींस वो जुवेनाइल नहीं है, हमें उसको रिवाइव करना पड़ेगा। दूसरी चीज, बॉम्ब थ्रेट के केसेस को आपको एक्सपीडियसली डिसाइड करना पड़ेगा, ट्रायल डिसाइड करना पड़ेगा और बड़ी पनिशमेंट देना पड़ेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हुक्मरान हैं, जो नीति निर्धारक लोग हैं, वो सुन रहे हो हमारी बातों को कि स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट और स्ट्रिंजेंट एक्शन, ये सख्त ज़रूरत है इस तरह की हरकत, इस तरह की होक्स कॉल पर पाबंदी लगाने की, और देश की अर्थव्यवस्था जो डगमगा जाती है इस पूरे सिचुएशन से उसको संभाल के रखने की। शुक्रिया सिंह साहब, शुक्रिया आपका भी विपुल, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ही बड़ी साजिश ऐसा लगता है देश के खिलाफ इस वक्त चल रही है। और अब बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर पर, और अब एक ऐसा मुद्दा जो रह रहकर दुनिया को डराता रहता है। लगता है कि कई मोर्चों पर युद्ध में फंसी दुनिया इस नए मोर्चे पर भी ना फंस जाए। ये मोर्चा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का। दक्षिण कोरिया एक जनतंत्र है और उत्तर कोरिया में एक तानाशाह का राज है, और जो दक्षिण कोरिया से लगातार उलझा रहता है। यह विवाद ताज़ा चर्चा में ऐसी तस्वीरों से आया है, ध्यान से देखिएगा। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की सीमा ऐसे कई धमाकों से पिछले कुछ दिनों से दहली रही है। इसके पीछे वजह यह थी कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया को जोड़ने वाली सारी सड़कों और रेल पटरियों को डायनामाइट के धमाकों से उड़ा दिया। किम जोंग उन ने उसी साल जनवरी में उन दक्षिण कोरिया को अपना प्रमुख दुश्मन बता दिया और कहा कि उसके साथ हर तरह का संपर्क काटा जा रहा है ताकि उसे फिर से बहाल न किया जा सके। दक्षिण कोरिया की ओर से कुछ ड्रोन्स के अपनी सीमा में आने के बाद उत्तर कोरिया ने युद्ध की धमकी भी दी है और वो परमाणु हथियारों को सीमा के पास तैनात कर रहा है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को शक है कि ड्रोन्स के जरिए गिराए जा रहे पर्चे उनकी जनता को भड़काने की साजिश है और इसके अलावा
प्योंगयांग के ऊपर ड्रोन्स का इस्तेमाल उसके संवेदनशील ठिकानों की टोह लेने के लिए किया जा रहा है। दरअसल दशकों तक उत्तर कोरिया आधिकारिक तौर पर दक्षिण कोरिया से एक होने को प्रतिबद्ध रहा। उत्तर और दक्षिण कोरिया दोनों ही पूरे कोरियाई प्रायद्वीप के ऊपर अपनी संप्रभुता का दावा करते हैं, लेकिन कोरिया के बंटवारे के बाद से दोनों ही कोरिया एक दूसरे से अलग होते गए। उत्तर कोरिया हमेशा तानाशाह के शासन में रहा और दक्षिण कोरिया ने जनतंत्र को अपनाया और शानदार प्रगति की। उत्तर कोरिया को हमेशा लगता रहा कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ दक्षिण कोरिया की करीबी उसके लिए खतरा है। बदले में उत्तर कोरिया चीन और रूस से अपनी करीबी बनाए रखा, यानी उत्तर कोरिया रूस और चीन का दोस्त है और दक्षिण कोरिया के करीबी देशों में, मित्र देशों में अमेरिका आता है। इस बीच दक्षिण कोरिया की प्रगति का फायदा उसकी जनता को मिला, जबकि उत्तर कोरिया की जनता गरीबी और भूखमरी में जीने को अभिशप्त है। उत्तर कोरिया में लोगों को मौलिक अधिकार भी नहीं है और वहां किसी को भी देश विरोधी होने के शक पर मौत की सजा दे दी जाती है। इन हालात के बीच उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ सड़क और रेल संपर्कों को क्यों खत्म किया? आइए इस मुद्दे पर और बातचीत करते हैं दक्षिण कोरिया में भारत के पूर्व राजदूत रहे स्कंद तायल साहब से। सर शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। 2 वॉर हम ऑलरेडी देख रहे हैं। एशिया बचा हुआ था, एक इजराइल में चल रहा है, एक दक्षिण एशिया की बात कर रहा हूँ, एक चल रहा है रूस यूक्रेन के बीच। अब क्या लग रहा है ये जो सिचुएशन है नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया, क्या ये भी फुल फ्लेजेड वॉर की तरफ जा रहा है? मैं समझता हूँ फुल फ्लेजेड वॉर की तरफ तो नहीं जा रहा है, पर थोड़ा अगर बैकग्राउंड देखें तो हमारे दर्शकों को याद होगा 2018-2019 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और चेयरमैन किम जोंग उन के बीच में 2 समिट्स हुई थी, एक सिंगापुर में, एक हनोई में, और ऐसा लग रहा था कि शायद इस एशिया के इस भाग में पीस और ट्रैंक्विलिटी का दौर आएगा, पर किसी न किसी वजह से वो हुआ नहीं। उसके बाद ट्रंप साहब भी चले गए, बाइडन आ गए, और साउथ कोरिया में जो मून जे इन साहब की लेफ्ट ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट थी, उसके बाद राइट ऑफ द सेंटर यून सुक योल की गवर्नमेंट आई, और उनका रवैया नॉर्थ कोरिया के प्रति अधिक सख्त था। तो नॉर्थ कोरिया के ऊपर इस समय बहुत सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि उनका एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है, मिसाइल प्रोग्राम है। पूरी दुनिया चाहती है कि वो प्रोग्राम आगे ना बढ़े, पर इस समय स्थिति ये है कि सैंक्शंस तो लगी हुई हैं और नॉर्थ कोरिया से कोई शांति की या सद्भावना की या कोई बातचीत कर नहीं रहा है। और प्रेसिडेंट यून का टर्म 2027 तक है साउथ कोरिया में, 5 साल का टर्म होता है प्रेसिडेंट का। तब तक कोई उम्मीद नहीं है कि साउथ कोरिया की तरफ से कोई शांति का प्रस्ताव आएगा। और बीच में हम साउथ कोरिया के लोग कुछ बैलून्स से वहाँ पैम्फलेट्स वगैरह भेजते हैं नॉर्थ कोरिया में, क्योंकि वो जैसा आपने कहा हर तरह से पूरी तरह वहाँ कंट्रोल है इंफॉर्मेशन पे। कोई रेडियो, कोई टीवी, कोई अखबार एक अक्षर भी वहाँ की रियलिटी नहीं बता सकता, जैसा आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि भूखमरी है। और अगर अब मैं दोनों देशों में गया हूँ, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया भी एक बार जाने का मुझे मौका मिला जी, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों इकोनॉमिक स्थिति में। अच्छा, तो इस सब परिस्थिति में किम जोंग अन अब रूस के बहुत, चाइना तो हमेशा से ही उनका मित्र था, पैट्रन था, प्रोटेक्टर था, पर अब वो रूस के बहुत करीब चले गए हैं। और पिछले वर्ष वो रूस गए थे किम जोंग अन नवंबर में। उसके बाद से रॉकेट की टेक्नोलॉजी वहाँ से रूस ने उनको दी, और इस बार जून में प्रेसिडेंट पुतिन भी नॉर्थ कोरिया गए और उन्होंने एक संधि की है कि डिफेंस कि किसी के ऊपर अटैक होगा तो वो एक दूसरे की मदद के लिए आएंगे। ये भी है रिपोर्ट्स कि जो यूक्रेन में वॉर हो रही है उसमें रशिया को शेल्स और मिसाइल्स नॉर्थ कोरिया सप्लाई कर रहा है। नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, और जो पाकिस्तान का जो शाहीन और मिसाइल्स हैं ये नॉर्थ कोरियन टेक्नोलॉजी, टेपाडोंग टेक्नोलॉजी है। तो इस समय जो एक नया शीत युद्ध का रूप हम देख रहे हैं, शीत युद्ध तो एक रिस्पॉन्स आऊंगा आपसे। जो सिचुएशन दिखाई दे रही है आज की डेट में, किम जोंग उन मूडी हैं, किम जोंग उन तानाशाह हैं, किम जोंग उन को किसी तरह के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं चाहिए।
और जो कुछ हुआ, जो हम तस्वीरें आज देख रहे हैं, बॉर्डर पर रोड नेटवर्क को, रेल नेटवर्क को तोड़ा गया, उसको उड़ा दिया गया, आपको लगता नहीं है कि ये सिर्फ एक इशारा भर है कि अब हम दक्षिण कोरिया के ऊपर मिसाइल अटैक भी कर सकते हैं और वो न्यूक्लियर केपेबल स्टेट है नॉर्थ कोरिया? देखिए, ये जो सड़कें तो थी, ये इसका तो इस्तेमाल पिछले 15 साल से नहीं हुआ है। जी हाँ। तो सड़कों को उड़ा देने का कोई एक्चुअल उसका महत्व नहीं है, सिंबॉलिक है। और मिसाइल, देखिए, नॉर्थ कोरिया तो ख़त्म हो जाएगा अगर लड़ाई हुई। 27,000 अमेरिकन सोल्जर अब भी साउथ कोरिया में है और अमेरिका ने दिखा दिया है कि देखिए, रशिया, यूक्रेन छोटा सा देश है पर रशिया उसको अभी ख़त्म नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको अमेरिका की सपोर्ट है, नाटो की सपोर्ट है। इजराइल किस तरह पूरे उसने मध्य एशिया का सत्यानाश कर दिया है क्योंकि अमेरिका की उसको सपोर्ट है। तो उत्तर कोरिया भी ये देख रहा है अगर आप अपना नेस्तनाबूद होना चाहता है तो वो साउथ कोरिया पे हमला करेगा। तो वो पर इतना किम जोंग अन, देखिए, वो 2022 दिसंबर 2021 में 11 में बने थे राष्ट्रपति नेता। वो बहुत उन्होंने समझदारी से काम किया है। देखिए, अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें जी, तो नॉर्थ कोरिया को उन्होंने प्रोटेक्ट किया है, अपनी रिजीम को पूरा इस्टेब्लिश किया है। और जिस तरह से ट्रम्प साहब से उन्होंने बात की थी, उस समय जो पूरी चित्र आ रहे थे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनसे बात की थी। तो उनको हल्के में ना लें, देश उनका तानाशाह है। वो हल्के में नहीं ले रहे सर, उनसे डर लगता है। जिस तरह के मूडी और टेम्परामेंटल हैं तो उनसे डर लगता है। सुसाइडल नहीं है, वो ये चाहते हैं कि भाई हमारी भी बात सुनो। अगर वो बिल्कुल ही चुप हो जाएंगे तो दुनिया तो नॉर्थ कोरिया को भूल जाएगी। जी, साउथ कोरिया की तो खूब तरक्की हो रही है, नॉर्थ कोरिया में सैंक्शंस लगी हुई हैं, उनके लोग भूखे मर रहे हैं, तो नॉर्थ कोरिया वो सैंक्शंस को हटाना चाहता है। चलिए दयाल साहब, नजर रखेंगे इस खबर पर और आपके साथ संपर्क में रहेंगे। कोरिया में क्या चल रहा है और कितना खतरनाक हो सकता है दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया ऑलरेडी 2 युद्ध देख रही है और तीसरे युद्ध को अब और नहीं देखा जा सकता, उस ओर हम आगे नहीं बढ़ सकते। छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, खबरों की खबर में तुरंत लौट के आते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। न्याय की देवी की तस्वीर या मूर्ति आपने कभी ना कभी देखी ही होगी, जिसकी दोनों आंखों पर पट्टी बंधी होती है, एक हाथ में तलवार होती थी और दूसरे हाथ में इंसाफ का तराजू। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई प्रतिमा में एक अलग ही रूप सामने आया है। इसमें न्याय की देवी की आंखों से पट्टी उतर गई है और हाथ में तलवार की जगह अब संविधान की एक प्रति है। इंसाफ का तराजू दूसरे हाथ में बना हुआ है। ये नई प्रतिमा चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के निर्देश के बाद सुप्रीम कोर्ट परिसर में लगाई गई है। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष भार्गव। पिछले कुछ महीनों में न्यायपालिका का चेहरा बदला है और बहुत सारे बदलाव आए हैं, जिसमें खासतौर पर अगर हम बात करें किस तरीके से अंग्रेजों के कानून हटाए गए, भारतीय न्याय संहिता आई, नए कानून आए 3, उसी तरीके से देश की न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे बदलाव किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो सिंबल है, जो एम्बलम है, प्रतीक, वो बदल गया है। पारदर्शी सुप्रीम कोर्ट हो गया है। बहुत सारे बदलाव यहाँ पर आए हैं। और एक बड़ा बदलाव अक्सर हम लोग फिल्मों में भी देखते हैं, किस तरीके से कहते हैं कि न्याय की देवी अंधी होती है। वो जो कॉन्सेप्ट है अंग्रेजों का जो था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है। खासतौर पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पहल पर एक ऐसा नया एक दृश्य आप देख सकते हैं कि किस तरीके से न्याय की देवी जो है, यानी कानून अब बंधा नहीं है, बल्कि उनके आंखों से पट्टी हट गई है। उनके हाथ में जो एक तलवार थी, उस तलवार की जगह उनके हाथ में अब संविधान आ गया है। और जो तराजू यानी कानून की नज़र में सब बराबर हैं, वो ज़रूर बरकरार है। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट नया आया है। हमने अक्सर फिल्मों में देखा है किस तरीके से अदालतों में जो कानून की देवी, जो इंसाफ की देवी है, उनकी मूर्ति रहती थी, लेकिन अब आने वाले वक्त में वो भी बदल गई है। यानी जो ब्रिटिश जो अंग्रेज़ों का जो बनाया हुआ सिस्टम था, वो तमाम सिस्टम अब बदल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। उसी तरीके से अब जो है वो इंसाफ की देवी, न्याय की देवी
नए भूमिका में हैं और अब आने वाले वक्त में इसी तरह दिखेंगी। ना उनकी आंखों पर पट्टी होगी यानी वो सब कुछ साफ साफ देख सकेंगे, उनके हाथ में तलवार नहीं होगी यानी हिंसा नहीं वो करेंगी, बल्कि संविधान होगा, संविधान के दायरे में वो अपने फैसले करेंगी, न्याय देंगी देश के नागरिकों को। और इसके साथ साथ जो है कानून की नज़र में सब बराबर हैं, तराजू एक है, वो उनके हाथ में ज़रूर बरकरार है। तो CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पहल पर ये एक नया जो इंसाफ की देवी की मूर्ति है, ये यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जजेस लाइब्रेरी में लगाई गई है। बहुत बड़ी स्टेचू है और इस तरीके से अब आगे भी होगा। तो बहुत सारे बदलाव यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं। नए सुप्रीम कोर्ट का जो इमारत है वो तैयार हो रही है, जिसमें 5 मंजिला इमारत में 29 कोर्ट रूम बनेंगे। बहुत सारी सुविधाएँ डिसेबल्स के लिए, बहुत सारी जो आधुनिक सुविधाएँ वो होंगी। वर्चुअल कोर्ट जिस तरीके से चल रही हैं, बहुत सारे बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन ये जो बदलाव है ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब इस बदलाव के साथ अंग्रेज़ों की जो छाप थी भारतीय कानून पर वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की ये पहल आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। न्याय की प्रतिमा, न्याय की मूर्ति में अब काली पट्टी नहीं दिखाई दे रही है। आज खबरों की खबर में मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।